कि जो हमारे टैक्स प्रोफेशन के जो लोग हैं, टैक्स प्रोफेशन के लोगों का एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे ऐसी डिबेट्स हों जो कि मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं, हॉट इश्यूज होते हैं, उन पे एक डिस्कशन हो जाए, ताकि एक कलेक्टिव उस पे आ जाए ओपिनियन जो कि सब दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो। ये ओपिनियन दो तरह का होता है। एक ओपिनियन ये होता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एफबीआर के साथ फाइलिंग के हवाले से, और सेकंड इसमें इशू होता है कि जब ये एडजुडिकेट होता है मैटर, किसी भी किस्म के एडजुडिकेशन में आता है, वो शोकॉज नोटिस से स्टार्ट करते हैं और फिर ऑर्डर्स तक और आगे अपीलेट फोरम तक जाते हैं। तो उस किस्म की चीज़ों को भी हम डिबेट में ले आएं, क्योंकि हर दोस्त का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, मुख्तलिफ सेक्टर को लोग देख रहे होते हैं। तो जो कलेक्टिव एक डिस्कशन होती है, द पर्पज ऑफ दिस फोरम वाज टू हैव दैट कलेक्टिव डिस्कशन, जिसके बाद हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे जो कि सबके लिए बेनिफिशियल। ये तो इस फोरम के बनाने का मकसद था, और इस पे हम बसाव औकात लगे रहते हैं जी, कुछ ना कुछ वेबिनार की शक्ल में ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वेबिनार मेरा ख्याल है आजकल के मसरूफ दौर में लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होती है इसमें, कि वो अपने ऑफिस में बैठे आराम से इसको अटेंड कर लेते हैं और चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं। अब आते हैं आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अचानक बैठे बिठाए एफबीआर को आन क्या पड़ती है कि वो एक बमबारी शुरू कर देता है एसआरओज की, और ऐसी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, ऐसी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं कि एक दफ़ा तो सर चकरा के रह जाता है। ये वाकई सर चकराने वाली बात है। पिछले एक डेढ़ साल से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी, पिछले साल एसआरओ 350 आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का शिकार हम सारे प्रैक्टिशनर्स हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ चल रहा है कानून, स्टैट्यूट एक तरफ पड़ा हुआ है, एक तरफ चल रहा है सिस्टम, एफबीआर का सिस्टम एक तरफ पड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों अलग अलग जगहों पे कॉल कर रहे हैं। उस्मान साहब अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें। अब्दुल साहब आप इनका माइक म्यूट कर देंगे। अच्छा, अब ये सिस्टम जो चल रहा है ना एफबीआर का, ये सिस्टम एक तरफ चल रहा है, और जो आपका कानून है वो एक तरफ चल रहा है। 350 में क्या हुआ था लास्ट ईयर? 350 में ये हुआ था कि वो, उसमें 30 दिन का टाइम था, और वो 30th डे वो सिस्टम में वो चीज इनकॉर्पोरेट की गई। 350 में क्या हुआ था? बैलेंस शीट का इशू अनोमली का शिकार था, उसमें सिर्फ कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया गया था, और फाइनेंसिंग और जो लाइबिलिटी थी उनको इग्नोर किया गया था। अच्छा, उसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में एक और हरकत ऐसी ही की गई, जो जो इसका ओल्ड थी। वहां पे कानून मौजूद था, सिस्टम मौजूद नहीं था। अभी इन्होंने क्या किया कि सिस्टम में से वो चीज ओमिट कर दी, जबकि कानून मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन ऑफ सेल्स रिटर्न विद इन 60 डेज की। ये आज भी कानून में अगर आप किताब खोलें तो आपको कानून में मिलेगा, और इसकी कहीं पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, कहीं पे सिस्टम खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये चीज सिस्टम में लॉक है, कानून नहीं है, सिस्टम में लॉक है। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो एसआरओ आया है, अब ये एसआरओ आया है, इसमें बेसिकली मेन इन तमाम के तमाम एसआरओ का थीम है, वो है रियल टाइम डाटा प्रोविजन। रियल टाइम डाटा प्रोविजन से क्या मुराद है कि मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी अपने माइक अनम्यूट रखें ताकि हम इमरान मुनीर साहब के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को सुन सकें। अब मैं अपनी म्यूट रखें सर, म्यूट रखें, अनम्यूट म्यूट नहीं, म्यूट रखें। सॉरी म्यूट रखें, क्योंकि मैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर तो नहीं सबके माइक म्यूट कर सकता ना। तो काइंडली इस जो शोर है वो आ रहा है, तो इसलिए आप अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। जैसे ही आप ज्वाइन करें साथ ही अपने माइक को आप म्यूट कर लें, और जिस टाइम आपका कोई क्वेश्चन या व्यूज आपने एक्सप्रेस करने हो आपको पूरा मौका दिया जाएगा, तो आप जरूर बात कीजिएगा। जी इमरान जी सर प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि इसमें सबसे जो मेजर इशू आया है वो आया है कंजम्पशन प्रोवाइड करने का। ओवरऑल बात कर लेते हैं, फिर एसआरओ को थोड़ा सा खोल के ना एक दफा मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, तो हम छोटी सी उसकी डिबेट कर लेंगे उसके अंदर। अब जो मेजर इशू आया है वो है कंजम्पशन का। अच्छा, कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप इन सेंस समझे तो सबसे आसान काम भी है, और दूसरी तरफ समझे तो मुश्किल काम भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आए एचएस कोड, एचएस कोड के बाद चेंज हुआ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो गया स्टैंडर्डाइजेशन पे, यानी इंटरनेशनल जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उस एचएस कोड के साथ लग रहा था उसको लॉक कर दिया गया, जिसमें हम लोग डिस्टर्ब हुए। हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से एफबीआर को लिखा भी। अच्छा, अब उससे अगला स्टेप ये है कि उसकी कंजम्पशन डालनी, वो भी एचएस कोड के हिसाब से। अब ये जो नेक्स्चर आए हैं,
इन एनेक्चर के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेल की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ऑटो आ रही है। स्टॉक की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आप खुद डाल रहे हैं। कंजम्पशन आप खुद डाल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑटो। अच्छा, ये फिगर्स मैच नहीं करेंगी। इस फिगर्स के मैच ना करने की रीजन में दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि एफबीआर ऑटोमेटिक आपकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करना चाह रहा है, और ये स्टॉक कल को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं होंगे या मैच नहीं होंगे, जो कि नेक्चर एफ में ट्रेडिशनली इन्होंने कहा था कि मैच होने चाहिए। अच्छा, वहां पे मैच हो सकते हैं बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। यहाँ पे जो कि सेल इसको प्राइस बंद लेस हो करने की रही है जरूरत ना, तो वो जो स्टॉक बचेगा वो कतअन उस के साथ कॉस्ट के साथ मैच नहीं करेगा, और वो वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए तो काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस स्टॉक की वैल्यू को अपनी टैक्स बुक में इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे या कल को आपको उस पर नोटिस आए, तो वो उसमें काम नहीं आएगा। ये एक मेजर इशू है। अच्छा, अगली उससे बात ये है कि एफबीआर का सिस्टम अभी आज की तारीख तक भी मुकम्मल तौर पे इस एसआरओ को सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने ये इशू उठाया है, मैं तमाम दोस्तों को बताऊं कि मैं लास्ट ईयर चूंकि जनरल सेक्रेटरी था टैक्स बार का, तो हमने पाकिस्तान टैक्स बार के प्लेटफॉर्म पे ये इशू रेज किया, और पाकिस्तान टैक्स बार ने एफबीआर को ये लेटर लिखा है जिसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि अपने सिस्टम और कानून को यकसा कीजिए। आप जो अमेंडमेंट लेके आते हैं, खुदारा पहले उसको अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया करें, और उसके बाद वो अमेंडमेंट लेके आया करें। तो ये जो मेजर इशू है ये अभी सब लोग फेस कर रहे हैं। आज के दिन तक भी जो क्वेश्चन आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट होने हैं, और सिस्टम अभी आज के दिन तक भी 100% फंक्शनल इस कानून के मुताबिक जो अमेंडमेंट आई हैं नहीं हुआ। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल सलाम साहब से कि एक दफा ऐसा रो स्क्रीन पे ले आए, ताकि हम शॉर्टली उसको डिस्कस करके तो फिर क्वेश्चन आंसर पे चले। ये जरा बताइएगा कि क्या स्क्रीन पे आ रहा है। जी आप। जी सर। आप थोड़ा सा इसको कर दें, फिर हम ले आते हैं डिस्कस। ठीक है। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने जो है वो अपने कीमती रिमार्क्स से हमें आगाह किया। तो इसको ब्रीफली ज़रा डिस्कस करते चलते हैं कि 24 जनवरी 2025 को एफबीआर ने जो है वो एक एसआरओ इशू किया, और उस एसआरओ का टाइटल था एसआरओ 55। इस एसआरओ को जो एफबीआर ने पब्लिश किया उसके अंदर एनेक्जर जे, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, ये एनेक्जर जे ये इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, एनेक्जर जे के मुतालिक ये डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है कि एनेक्जर जे नया नहीं है। एनेक्जर जे पहले से मौजूद था, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। एनेक्जर जे के अंदर पहले कुछ सेक्टर्स थे जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिक्वायर्ड था कि वो जो उसके अंदर फॉल करते थे उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग करनी होती थी। अब आप ये समझ लें कि ये ऑल सेक्टर्स बन चुका है। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आइदर कि वो फार्मा के मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ताल्लुक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से हो, उन्होंने अब नेक्स्ट जे को फिल भी करना है और उसके साथ साथ उसको सबमिट भी करना है। हम इसकी अनॉमलीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इसके अंदर आज के दिन तक कौन सी अनॉमलीज हैं। नो डाउट इसके अंदर कुछ अनॉमलीज, जैसे कि सेल का एक इशू था कि वैल्यू इसकी जो थी वो सेल वैल्यू पे जाती थी, वो अनॉमली एक हद तक एफबीआर ने रिजॉल्व की है, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल अकाउंटेंट्स, वी नो वेरी वेल कि इसके अंदर सेल वैल्यू नहीं आ सकती। एफबीआर को भी इसकी खबर हुई है और उसने इसका नोटिस लिया है। अच्छा, मैं मुख्तसर लफ्जों के अंदर नेक्स्ट जे नेक्स्ट H1 के मुतालिक भी बताता चलूं कि वो लोग जो कि मैन्युफैक्चरर तो नहीं है लेकिन होलसेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और टियर 1 के रिटेलर नहीं हैं, उन्होंने भी अपना H1 नेक्स्ट जो है, जो इस फॉर्मेट के अंदर दिया गया है, वो सबमिट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ एनॉमलीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले एसआरओ जो कि एसआरओ जो है वो 578, जो कि 8 अप्रैल 2025 को एफबीआर ने इशू किया। उस एसआरओ के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये डेवलपमेंट थी कि अब हमें एनेक्जर सी के साथ एनेक्जर C1 न्यू एनेक्जर एक ऐड किया गया। इस एनेक्जर को लाने का मकसद क्या है, पिछले एनेक्जर्स को लाने का मकसद क्या है, क्या चाहता है एफबीआर? एफबीआर की कोशिश क्या है कि वो जो सेल टैक्स रिटर्न है जो एक सिरे से ही सिर्फ चेक हो रही थी, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, उसको देखा जाए कि अगर
आपकी एनेक्जर सी की सबमिशन हो रही है, तो किस तरीके से देखा जाएगा कि उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव हुई हैं, यानी एनेक्जर सी की क्रॉस एग्जामिनेशन एनेक्जर सी वन कर रहा होगा, एनेक्जर ए की क्रॉस एग्जामिनेशन एनेक्जर जे कर रहा होगा। वो ये चाहते हैं कि एक डिजिटल बैंक बन जाए, हमारी सेल टैक्स रिटर्न एक डिजिटल बैंक के अंदर चली जाए और वहां से वो सारे का सारा डाटा जिसके ऊपर एनालिसिस हो सके, और हम सेल टैक्स की रिटर्न को मुख्तलिफ क्राइटेरिया और पैरामीटर्स के ऊपर चेक कर सकें। तो मैं इमरान मुनीर साहब से कहूंगा वो भी अगर फर्दन फर्दन अपने रिमार्क्स इसमें ऐड कर दें, ताकि हम ऑडियंस से क्वेश्चन ले सकें, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो भी बड़ा कलील है। देखिए शॉर्टली इसको करते हैं। ये जो C1 है ना, बेसिकली अब देखिए कि सेक्शन 73 पे हमारा तो मुतालबा ये था कि जब से इन्होंने रियल टाइम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसमें कि अब बायर जो है वो अपनी इनवॉइस को खुद से फीड ही नहीं कर सकता, तो सेक्शन 73 की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई एक तरह से। बिकॉज सेक्शन 73 की रिक्वायरमेंट तो बेसिकली लगाई गई थी टू वैलिडेट द सेंटिटी ऑफ इनवॉइस। अच्छा, लेकिन मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, उसकी एक और लीगल बैकिंग भी है, और वो सेक्शन 73 की और भी कुछ चीजें उसके अंदर आती हैं, क्योंकि उसमें आपको फायदा इनकम टैक्स में भी होता है कल को, कि आपकी जो पेमेंट है अगेन परचेज वो थ्रू बैंकिंग चैनल है, और वो एडमिसिबिलिटी के क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरता है, वो एक अलग चीज है। सिर्फ क्वेश्चन ये था कि इसकी चूंकि वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो ये वेरिफिकेशन हो चुकने की शक्ल में इन्होंने इनको इस पे हाथ हल्का रखना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका बिल्कुल उल्ट किया कि उन्होंने अब आपको उठा के नेचर C1 इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें देखें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है। क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई हम सेल्स इनवॉइसेस तो फीड कर देंगे, पेमेंट तो हमें आ ही नहीं रही। पेमेंट लेने का तो आपने भी हमें टाइम 180 डेज दिया हुआ है थ्रू बैंकिंग चैनल, जो हमने पूरा करना है। और कितने बिजनेस हैं जिनकी पेमेंट फौरी तौर पर रियलाइज हो जाती है, तो इसकी फाइलिंग कब होगी। इसका मतलब है ये हम हर वक्त एक अपना रियल टाइम लेजर FBR को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि इतना हमने सेल कर दिया है और इतनी पेमेंट उसकी आने वाली है। सिमिलर इज द केस विद प्रीवियस टू नेक्स्ट, जिसमें आपने H1 को एक्सप्लेन किया, सॉरी, जो सॉरी। नेचर जे था ना, नेचर जे जो था वो बेसिकली हम पहले कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी दे रहे थे, जिसमें प्रोडक्शन का डाटा अवेलेबल था। वो प्रोडक्शन का डाटा हम देते थे पहले भी, और उसमें से हम सेल बताते थे इतनी सेल होगी, लेकिन वो सारी एंट्रीज मैनुअल थी। तो अब ये देखने वाली चीज है कि अब हमें कौन कौन सी एंट्रीज मैनुअल अलाउ करते हैं और कौन कौन सी एंट्रीज ऑटो आती हैं। इसी तरह से नेचर एच है, H1 में भी यही प्रॉब्लम है। बेसिकली आपने देखना सिर्फ ये है कि जो अभी लोगों को प्रैक्टिकली मुश्किल दरपेश हो रही है ना, वो ये हो रही है कि जो डाटा ऑटो आ रहा है, जो डाटा तो वो खुद फीड करेंगे, वो तो उसको मैनेज कर लेंगे अपनी रिटर्न के साथ, टैली भी कर लेंगे, और उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पे आयद होती है, क्योंकि कल को ऑडिट तो उन्होंने नहीं करवाना है। तो ये इनके मोटी मोटी कुछ चीजें हैं। मेरा ख्याल है इसको हम फर्दर खोलते हैं ठीक है, और डिस्कशन में हम ले आए अपने ताकि एजेंडा आइटम नंबर 4 जो है, जिसमें हम ओपन डिस्कशन करते हैं, अगर तो किसी का क्वेश्चन हो तो हम उससे क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी के इस पे एक्सप्रेशन व्यूज हैं वो ले लेते हैं, और अगर कोई अरबाब इख्तियार तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहे तो हम वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान टैक्स बार या फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन या इवन कोई भी वहाँ पे हम ये जो PTF की मीटिंग के मिनट्स होंगे वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं, आके वो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन, कोई इश्यूज अनॉमलीज, काइंडली फोरम इज ओपन फॉर यू। आप अपना क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और आप अपना माइक खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन हम ले लेंगे जी। एनीवन। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बस बता दीजिएगा, कौन सा बात अच्छा कर। जी, मेरा नाम, हाँ, मेरा नेम जो है मोहम्मद शिराज है। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम कराची। आई जस्ट वांट टू आस्क यू द वन क्वेश्चन अबाउट द एनएचएस C1 क्राइटेरिया ना। जी। बेसिकली अगर हम नॉर्मली हम लोग की जो अकाउंटिंग एज पर द एक्रूल बेसिस होती है, हम लोग की जो अकाउंटिंग जो कंपनी जो फॉलो कर रही होती है, अब ऑब्वियसली बात है, मैं अगर आगे सेल कर रहा हूँ वो 180 डेज या 120 डेज का तो मेरा क्रेडिट टर्म होता है, तो मैं इसको C1 में किस तरह से इंकॉर्पोरेट अगर करूँ। बस मुझे तो ऑब्वियसली बात है, पूरा सप्लाई चेन हमारी अकाउंटिंग जो है वो कंपनी की जो अकाउंटिंग जो है वो एक्रूल बेसिस पे है। जी, जी मैंने इमरान। इसका वैसे शाह साहब जवाब पहले इसी का दिया है मैंने, कि ये तो फीलिंग ऐसे आ रही है कि वी आर गिविंग FBR आवर रियल टाइम लेजर एट ऑल टाइम। यानी कि जब हमें पेमेंट रियलाइज होगी तो हम वो लिखेंगे कि जी हमारी जो देखे ना आप इसमें जो इनवॉइस डिटेल है, वहाँ आप इनवॉइस डिटेल दे के तो आप ये पूछेंगे जाके कि जी इसकी पेमेंट मैंने कब ली है, तो विद इन 6 मंथ होगी, तो ये आपका एक तरह से ये तो ऑडिट हो रहा है एक तरह से। मकसद ये है कि ये रियल टाइम आपका लेजर प्रेजेंट हो रहा है। इसकी डिटेल्स आने दें वैसे थोड़ी सी अभी और, लेकिन ये अभी बट ये अपेरेंट अभी फीलिंग यही है।
अप्रैल के मंथ में तो डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि इसकी तो ये मेक श्योर तो जी मैं था यही कि कह रहा हूँ, ये इसको इसकी डिटेल आने दें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं ये जो फिर। नेगेटिव C1 है, इसका इतलाक तो इस रिटर्न से अब हो जाना है जो अप्रैल में फाइल होगी, अप्रैल एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो एज पर द SRO। तो इसके अंदर उम्मीद है कि 18 तारीख से पहले तक कुछ हो जाए। अच्छा, मुझे डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं रिकॉर्डिंग की, तो मैं ये बताता चलूं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी, और जो बंदा लेना चाहे अलहदा से लिंक उसको हम भेज देंगे, तो आप वो रिक्वेस्ट ना भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? सर माजिद बात कर रहा था, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी माजिद अच्छा, साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि 29 तारीख तक इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी सेल टैक्स रेटिंग की, हालांकि एनेक्स्चर जे में और में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मजीद एक्सटेंड क्यों नहीं की इन्होंने डेट? जी इमरान साहब, क्यों नहीं देखिए, extend? इसमें एक्सटेंशन की एप्लीकेशन तो डाली हुई है। आप मैनुअल एक्सटेंशन की एप्लीकेशन अपने कमिश्नर को दे दें, अगर आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं कर सके। मैनुअल एप्लीकेशन ठीक दे दें अपने मुतलका आरडीओ। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट कोई पर्सन अपने व्यूज या क्वेश्चन या क्वेरीज? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वसीम बारी एडवोकेट अर्ज कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। माशाल्लाह जी, वसीम बारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ना दो तीन सवालात मेरे जेहन में आ रहे थे एनेक्सर जे और H1 के हवाले से। एक तो मुझे ये बताएं कि मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर्स जो कि ऑलरेडी एनेक्सर H फाइल कर रहे हैं, क्या वो भी लायबल हैं एनेक्सर जे फाइल करने के लिए? एक तो ये सवाल है, बाकी दो भी मैं अभी बता दूं जो मेरे जेहन में है, ताकि इकट्ठे फिर जवाब वन आ बाय जाए वन इसका। लेते हैं जी इमरान साहब। चले जी। जी बारी साहब, खैरियत से होंगे आप? बारी साहब, इस पे जो मौकफ अभी तक आया है ना, और जो एक्सप्लेनेशन अभी तक समझ आई है, उसमें इसका आंसर यस में है। एक्सपोर्टर्स भी फाइल करेंगे। ये डिबेट पीटीए के प्लेटफॉर्म पे भी हुई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, और उन्होंने जो मैसेज सर्कुलेट किया है वहां पे भी उन्होंने इसको पॉजिटिव आंसर किया है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर भी कैटेगरी, उस कैटेगरी में भी आते हैं एक्सपोर्टर भी। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि बाज़ लोग हमारे यहाँ इस तरह के हैं, ख़ास तौर पे केमिकल के सेक्टर में, कि वो रजिस्टर हैं एज ए मैन्युफैक्चरर। अच्छा, वो 70-80% परचेज उनकी जो है ना सेम स्टेट में होती है, कुछ परचेज जो है ना, ये सप्लाईज जो है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करके वो करते हैं। तो इस सूरत में वो जाहिर बात है, रजिस्टर तो मैन्युफैक्चरर के तौर में एनेक्सर जे ही फाइल करेंगे, तो वो सिर्फ उतना पोर्शन उधर डिक्लेयर करेंगे जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, या वो जो सेम स्टेट में सप्लाई की है वो भी उधर डिक्लेयर करेंगे? भाई साहब, अगर स्टॉक कंजम्पशन के हवाले से बात करें, क्योंकि इन्होंने अब जो डाला है ना कंजम्पशन, उसका कॉन्सेप्ट तो मैन्युफैक्चरिंग का ही है। लेकिन हम्म, इन्होंने, आप दूसरी तरफ देखेंगे, ये आपको सारे ट्रेडर होलसेलर सबको घुसाई जा रहे हैं अंदर। हम्म, अपेरेंटली आपकी बात ठीक है कि सिर्फ वो पोर्शन कंजम्पशन में आना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ओपनिंग देंगे तो वो क्या स्टॉक आप वो बाइफरकेट करके देंगे कि ये हमारा प्रोडक्शन वाला स्टॉक है और ये हमारा ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। अगर तो आप बाइफरकेशन कर सकते हैं क्लियरली, तो आप करके दे दें। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जाती तौर पे, लेकिन इसकी एक दफा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कोई वजाहत कानून में मौजूद नहीं है कि जो लोग दो काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वो कैसे डिक्लेरेशन करेंगे। बट मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट यही है, जो इन हाउस कंजम्पशन है। सर बेसिकली क्या डिफरेंस बिटवीन एच में और एनएचआर जे में और एनएचआर एफ में बेसिकली? नहीं, जे और एफ तो बिल्कुल डिफरेंट है सर। एफ तो आपका स्टॉक बता रहा है ना टोटल कंजम्पशन के हिसाब से। जे आपकी कंजम्पशन बता रहा है, प्रोडक्शन है। देखिए, प्रोडक्शन और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉन्सेप्ट देख लेना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उन चीजों की कॉस्ट जो सेल हो गई है। प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, ये मेरी प्रोडक्शन हुई है, सेल हुई है नहीं हुई वो अलग बात है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में उसमें फर्क ओके, है। एनएचआर जे में जस्ट हम ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड अपनी एक्टिविटी यस डिफाइन यस करेंगे। यस यस, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन अच्छा है इमरान कि भाई, जी वसीम बारी साहब करें क्वेश्चन। जी 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 प्लीज। इमरान भाई, अगला सवाल मेरा ये था कि वो लोग जो कि वो आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ से वीविंग, साइजिंग, निटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, वो मैन्युफैक्चरर के तौर पर रजिस्टर तो हैं, लेकिन जाहिर बात है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में तो नहीं इन्वॉल्व है। आया वो भी एनेक्सर जे फाइल करने के लिए लायबल हैं या नहीं? ये पिछले क्वेश्चन का ही बेसिकली आप उसकी एक्सटेंशन समझ लें, जिसमें मैं कह रहा था कि इन हाउस कंजम्पशन को ही देना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो चूंकि उनकी अपनी प्रोडक्शन है ही कोई नहीं, तो वो प्रोडक्शन तो दे रहे हैं दूसरे लोगों की। लेकिन एक चीज ठीक। मैं छोटा सा आपको बारी साहब एक पॉइंट दूं, आप उस पॉइंट पे जरूर देखिएगा।
आपको पता है कि एफबीआर टॉल मैन्युफैक्चरर के पीछे पड़ा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही, अभी तक कोई उनके पास रास्ता नहीं नजर आया था कि टॉल मैन्युफैक्चरर को कैसे पकड़ें, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड को सेल डाल के फारिग हो जाता है। तो अगर इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट है ना, तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी है कुछ दिनों में, तो फिर एन मुमकिन है कि हमें अपनी 100% प्रोडक्शन दिखानी पड़े, चाहे वो हमारी अपनी है चाहे वो सीएमडी पे है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, बड़ा जरूरी। नहीं सर, वो आप अगर देखेंगे ना, इसमें जो अमेंडमेंट आई है उसमें तो ये लिखा, प्रोवाइडेड दैट ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स शेल फर्निश इन एनेक्स, टैक्सेबल गुड्स लिखा हुआ आई है। तो आई एग्री, आई एग्री। लेकिन ये डिबेट एक जगह हुई थी, चूंकि पिछली दफा हमारी कुछ एफबीआर के ऑफिसर के साथ, इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट टू पॉन्डर दिया है, सिर्फ ध्यान में रखिएगा बस इस पॉइंट। ठीक हो नेक्स्ट गया अभी सर। नहीं, नेक्स्ट अभी आप ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, वो कह रहे हैं कि लॉसेस की सूरत में हम एनएक्जे जे और H1 में क्या फीड करेंगे। तो ऑटो निकलेगा ना, आपने कंजम्पशन डाल दी, अगर आपकी हेलो। वो माइनस में आ रही है तो वो ऑटो आ जाएगा माइनस। ठीक है जी। आप यस, सर, सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम बता के प्लीज आप जी अपना सर, टाइम। मोहम्मद फैसल है, कराची से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम दीन ग्रुप ऑफ कंपनी। जी मोहम्मद फैसल साहब। सर, मेरे इमरान साहब से दो क्वेश्चन है एनेक्चर जे के हवाले से। ऐसा ही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एनेक्चर जे में क्या मैं अपनी एनेक्चर ए और एनेक्चर बी में जो तमाम परचेजेस है वो सारी शो करूंगा क्वांटिटी ऑफ के कॉलम में, या सिर्फ प्रोडक्शन शो करूंगा? नंबर वन। नंबर टू नंबर टू ये क्लियर है इमरान मलिक साहब यहाँ तक? क्योंकि कुछ जी जी, डिस्टॉर्शन थी। ये बाकी दोस्त अपना माइक प्लीज म्यूट करें जरा, वो उनकी मेरी आवाज रिक्वेस्ट है बहुत। कि सिवाय जो जो बंदा पार्टिसिपेंट क्वेश्चन कर रहा है उसके अलावा अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो वो म्यूट कर ले। मेरी दरखास्त होगी ताकि हम एक दूसरे को पुरसकून तरीके से सुन सकें। जी जी, फैसल साहब, सर से आप जरा सवाल अपना करिए। क्वेश्चन रिपीट कर दें। फैसल साहब, जी, मैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन अपना रिपीट रिपीट कर। ये जिनकी आवाज आ रही है इनको आप म्यूट कर दें वरना। फैसल साहब, आप जी मुझे जी सुन जी पा रहे हैं? जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ सर। जी सर, मेरे क्वेश्चन एनेक्चर जे से रिलेटेड है, वो ये है कि एनेक्चर जे हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो अच्छा। क्या हम जे में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस में तमाम HS कोड वाइज परचेजेस शो करेंगे, या सिर्फ फिनिश गुड का डेटा शो करेंगे? नंबर वन। अच्छा एक नंबर मिनट टू यहाँ पे रुक जाए ना, यहाँ पे रुक जाए। यानी आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट जे, ये जो आपकी स्क्रीन पे है, इस पे आप फिनिश गुड्स का डाटा, उसके HS कोड शो करेंगे कि रॉ मटेरियल का। जी इमरान मीर सर। नहीं, या देखिए तमाम ये है परचेज? प्रोडक्शन डाटा। आपकी जो मेजर आइटम है जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा हैं, अब ये क्वेश्चन भी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ आया है कि मल्टीपल बाज़ औक़ात HS कोड मिल के एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो जो देखिए प्रोडक्शन डाटा है ना, ये परचेजेस के हवाले से होता है। तो इसमें आपको अपने जो रेलिवेंट HS कोड हैं जो जो कंज्यूम हो रहे हैं अगेंस्ट सप्लाई, वो तमाम की कंजम्पशन शो करनी है, प्रोडक्शन शो करनी है कि मैंने ये स्टॉक इसमें कंज्यूम कर लिए हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये इस किस्म की क्लैरिफिकेशन कानून में नहीं आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो आपका स्टॉक पड़ा रहेगा, तो फिर आप कल को जब मैच करने जाएंगे अपना स्टॉक तो मैच नहीं होगा। अभी एक डिफरेंस मैंने बता दिया वैल्यूएडिशन वाला, उस डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आपने ये अपने क्वेश्चन को आगे फ्रेम करना है कि इसमें वैल्यूएडिशन भी कैलकुलेट हो सकती है जो एफबीआर करती है। आपका कहने का सर मतलब ये है कि मैं अगर यान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ यान का डेटा नहीं बल्कि कॉटन का डेटा जो परचेज किया है मैंने वो भी देना है? देखिए यहाँ पे आनी ही परचेज है ना भैया। प्रोडक्शन में जब आप नहीं। जाएंगे तो आपने कंज्यूम कंज्यूम करना है ना, कंजम्पशन शो करनी है ना आपने। जी आप प्रोडक्शन का सवाल कर रहे हैं, आप जरा क्वेश्चन दोबारा फ्रेम करते हैं, शायद मैं गलत ना कर गया हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यान प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ठीक है। यान जब मैंने प्रोड्यूस किया, तो मैं वहां सिर्फ यान का डेटा दूं कि मैंने इतना यान प्रोड्यूस किया है, या मैं वो डेटा भी दूं कि मैंने इस यान को प्रोड्यूस करने के लिए इतना कॉटन खरीदा है, या मैंने XYZ नहीं नहीं, मशीनरी? हाँ ठीक है, ओके सॉरी। वो आपका एच में उसमें आएगा कंजम्पशन वाले में, वहां पे आप परचेज सारी कंज्यूम करेंगे, और जे में आप सिर्फ प्रोडक्शन देंगे, HS कोड यान का देंगे सिर्फ। वहां पे आप पोलिएस्टर लगा रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं, तो वो वहां पे जाएगा आपका एच में। जे में आपका यान ही आएगा। सॉरी। नहीं, लेकिन जे में यान ही है, यानी इसका मतलब जी ये हुआ यान, कि यान बनाने मैंने अभी अगर कॉटन परचेज की है, तो कॉटन का डेटा वहां नहीं जाएगा ना? वो एच में जाएगा ना, आपकी वहां पे फिनिश कंजम्पशन आप प्रोडक्ट दिखाएंगे आप। मैं यान है। बात कर
मैं जी सिर्फ जे की बात कर रहा जी, जे की बात ठीक होगी, यान है। हूँ, सिर्फ यान का डेटा दूंगा, जी, कॉटन का डेटा नहीं दूंगा। जी। नहीं नहीं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम दूसरा अब्दुल सर सलाम मेरा सर। क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है इससे रिलेटेड। सर जी मेरे जी दो बता क्वेश्चन। जी 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 जी। जी जी प्लीज। मैंने जब यान का डेटा दिया तो वो कॉस्ट आ गई मेरी, 100 रुपीज कॉस्ट आ गई। जब मैंने कॉस्ट दी तो क्वांटिटी सप्लाई में जो एनेक्स्चर सी से मेरा डेटा जो है वो सिस्टम ऑटो उठाएगा 150 रुपए का। मैंने लेटर सपोज 150 रुपए की सेल की है, तो वो जो एनेक्स्चर सी में क्वांटिटी सप्लाई सप्लाई का जो टैब है उसमें सेल वैल्यू आ रही है, जबकि वहां पर ऊपर जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो नाइदर कॉस्ट होगी नोर सेल वैल्यू होगी। तो ये किस तरह कैटर होगा जी फिर? भाई, मैं ना, या तो अगर आपने ये वेबिनार शुरू से सुना होता तो मैंने इसका बड़ा जी डिटेल से जवाब दिया था। मैं मुख्तसर सा दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से जो स्टॉक की वैल्यू निकलेगी, अभी तक जो एफबीआर ने सिस्टम दिया है उसके मुताबिक वो आपका स्टॉक मैच नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। इसमें मैंने बताया है कि वो शायद, ये एप्रीहेंशन है, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ इस पे, ये क्लैरिटी आ जाएगी, शायद वो आपकी वैल्यूडेशन ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक निकलेगा, ये स्टॉक वैल्यू आपकी ना किताबों में आएगी, जो स्टॉक वैल्यू आपकी बुक्स में आएगी वो नेचर एफ वाली आएगी। नेचर जे में जो स्टॉक आएगा ये आपका उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डाटा सेल का ऑटो आ रहा है और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे बनता है, तो ये वैल्यू आपकी मैच नहीं करेगी। ये मैंने शुरू में भी बात की। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी अब्दुल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम जी। जी। मियां आमिर अच्छा साहब, सर। आप क्वेश्चन करें। हाँ सर, मियां आमिर इकबाल एडवोकेट सर, जी मियाँ फैसलाबाद टैक्स साहब। बार से। कैसे हैं सर? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, उस दिन ये एक प्रॉब्लम हो गया ज़रा, ये है कि माइक में आपसे बात ना हो सकी। वो बहुत अच्छा आपका सेमिनार था, गुड बहुत शुक्रिया। एफर्ट बहुत एंड शुक्रिया सर। प्रोफेशनल एटीट्यूड। बहुत आई शुक्रिया रियली अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस सर। इन थैंक दैट वेबिनार। थैंक यू तो वेरी मच। अब ये है कि ये सेकंड एफर्ट है और आप चल रहे हैं, गुड। हाँ जी। जो है गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब ये कैसे, इसमें ये था जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है इसमें जी जी, आप कंटिन्यू रखें। सुन रहे हैं? जी जी अच्छा सुन उसमें रहे जी आपकी सर, आवाज़ आ रही है, बोले। हाँ जी आवाज़ आ रही है मेरी? हैं। जी जी आ जी। रही तो है उस आ रही उसमें सर ये था, इसमें मेरे पास जो है वो दो क्वेश्चन है आप ऑडियंस के लिए और जो जितने पैनलिस्ट हैं। इसमें अब आप ये बताइए कि सर जो एनेक्जर जे है, एनेक्जर जे में हम जब ये है कि हम प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही चैप्टर में, दो तरह के एच एस कोड हैं, तीन तरह के एच एस कोड हैं, हम सेम वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डेटा रिपोर्ट करने के लिए जो है वो आ रहा है कि हम एक जब प्रोडक्ट को एस एच कोड को जो सेव करते हैं तो उसको सेव वो कर लेता है। उसके बाद वो बाकी चीज़ क्लियर है कि उसमें डेटा को हमने जो रिपोर्ट करना है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स को करना है, वो हमने उसकी सेल को नहीं करना, सेल को वो खुद खुद ले लेता है। अब ये है कि जब हमको सेकंड एच एस कोड में जो हमने प्रोडक्शन की है एज ए मैन्युफैक्चरर, वो उसको सेव ही नहीं करता। अब ये है कि मैंने अब बात की थी आज एफ बी आर भी, वो ये कह रहे थे जो है वो हमारा जो सिस्टम जो टीम है इसके ऊपर वर्किंग कर रही है वो सेव करेगा, क्योंकि डेफिनेटली दो हो तीन हो चार हो आइटम उसे सेव तो करने हैं वो नेक्चर में सही कह रहे हैं। प्रोडक्शन में। अच्छा दूसरा सर ये है कि एक तो ये क्वेश्चन था मेरा कि आप इसमें ये कि उन्होंने मुझे ये कहा कि उसके ऊपर टीम वर्किंग कर रही है, अगर आपके पास कोई व्यू है तो वो आप शेयर करें काइंडली। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो है क्लाइंट जो है कोई अगर होल सेलर के तौर पर रजिस्टर्ड है सर, ठीक है। और वो उनका कंसेप्ट डेफिनेटली होता है कि अगर ये कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी खरीदी है अपना रॉ मटेरियल, जैसा कंसेप्ट कमर्शियल एक्सपोर्टर का होता है कि उनका अपना यूनिट नहीं होता, लेकिन ये है कि वो अपनी जो है वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे पर्सन को दे के, जिसको हम टॉल मैन्युफैक्चर कहते हैं, उससे वो, जैसे इमरान भाई ने पहले इसको क्वेश्चन को उठाया था, को रिलेटेड बात की थी टॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो अनरजिस्टर्ड को डाल देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं सर, उस उन्होंने ये है कि उन्होंने अपनी मेकिंग किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से बना ली, उसकी इनवाइस वहाँ से वो मेकिंग चार्जेस की ले ली। अब लेने के बाद उन्होंने जो है उसको जो है वो एक्सपोर्टर को बेच दिया, ठीक है सर। अब ये है कि मैंने उसको रिपोर्ट करना है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उसको, ये है कि जो उसके रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैंने अपना एनेक्चर H1 में सर उसको रिपोर्ट कर दिया, एच एस कोड 22। अब जो जो उसका जो है, अगर जितनी वो प्रोडक्शन बनी है मेरी, डेफिनेटली उतनी ही मेरी केजी या पीसेस उस वो मैन्युफैक्चर ने मुझे बना के दी है। अब वो वहाँ पे जब मैं उसको, ये है कि मेरी वो परचेजेस में वो शो हो रही है, ठीक है।
अब जब वो मैं उसको करता हूँ साथ, तो वो मेरी डेफिनेटली वो मेरी क्वांटिटी को यहाँ मेरे डिस्टर्ब साथ कर रहा है। यहाँ मेरे साथ जी सॉरी, मैं जी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट जी जी करनी है कि जी जी। जो चैट बॉक्स के अंदर मीटिंग हाँ। लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है, और ये अच्छा। मीटिंग अगर जैसे ही क्लोज हो तो आप हाँ लोगों हाँ। ने उस दूसरी मीटिंग के लिंक से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो अभी हम इसी ठीक है। मीटिंग लिंक पे बात करते रहेंगे, लेकिन इस ये 2-3 मिनट तक एक्सपायर हो जाएगी, तो आपने दूसरे लिंक पे आ हाँ जाना है। जी, कंटिन्यू रखें अपनी बात। हाँ, उसमें सर ये कि अच्छा दूसरे लिंक में आ जाएंगे और ये कंटिन्यू रहेगी मीटिंग। हाँ जी, दूसरे लिंक पे जाके ये मीटिंग ऐसे कंटिन्यू रहेगी, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा सर, उसमें ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं पैनलिस्ट, कि जब ये है कि उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये है कि हमने उसकी जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो वहाँ पे सपोज मेरी 1000 जो है केजी यूज़ हुई, ठीक है सर। तो उधर जो है मैंने जो उसकी मैन्युफैक्चरर से अदर से जो कि लॉ उसमें प्रोविजन प्रोवाइड करता है, हमें पहले से किया हुआ उसने, ठीक है, साइज में भी अवेलेबल है, ठीक है। हम्म। तो ये चीज़ें जो हैं आप जब उसमें रिपोर्ट करते हैं, तो मेरी 1000 केजी जब मैन्युफैक्चर वाले को भी मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, वो मैंने जो अपने तौर पे इसको परसीव किया है, लेकिन मैं आप लर्नर बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ ये शेयर कर लेता सारे, कि आया कि एम आई राइट टू प्रोड्यूस द थिंग्स इन एनेक्चर 1, और आइदर आई एम रॉन्ग। तो उसमें ये है कि मैंने सर उसमें ये किया कि मैंने जो उसकी रॉ मटेरियल थी वो मैंने रिपोर्ट कर दी नेक्चर H1 में, और बाकी वाली मेरी जैसे बिजली होती है सर, वो क्योंकि वो स्टॉक नहीं होता, वो जो होलसेलर के लिए तो वैसे यूज़ नहीं होता। अब ये है कि जो हमने प्रोडक्शन में भी जो है वो बाद में उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन अभी इसी टॉल मैन्युफैक्चर की तरफ रहते हैं, कि जो मैंने वो मेकिंग करवाई, वो मैंने एनेक्चर एफ में वहां पे तो मैंने अपनी जो मेरी कॉस्ट आई है वहां पे मैंने डिक्लेयर कर दी। डेफिनेटली वहां पे